हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी सभी के। पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मानव श्वसन तंत्र, और मानव श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन जो है अपने पास में, फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में है, रुधिर का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है शुद्धिकरण, रुधिर का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, प्योरिफिकेशन। ब्लड का प्योरिफिकेशन किस ऑर्गन में होता है, किस अंग में होता है। और एक आता है फिल्ट्रेशन, और ये बड़ा कंफ्यूज करता है सवाल। ध्यान देना, शुद्धिकरण से मतलब है O2 लेना और CO2 छोड़ना, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकृत ब्लड जो बोला जाता है। और ये काम हमारे बताओ किस अंग में होता है, लंग्स में, फेफड़ों में। फिल्ट्रेशन है हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब को निकालना, और ये काम होता है अपने किडनी में। तो अगर फिल्ट्रेशन पूछा जाएगा तो वो बताओगे आप किडनी में, वृक्क में। और प्योरिफिकेशन से मतलब है O2 लेना, CO2 छोड़ना, ये होगा अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ों में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बना बताओ, कि ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन से ऑर्गन में हो रहा है, वो हो रहा है अभी लंग्स के अंदर। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है सत्ते पसलियों की संख्या होती है। ध्यान दो, हमारे लंग्स को सेव करने के लिए जो पाई जाती हैं पसलियां, लंग्स को कवर करते हुए, ये पसलियां अपनी 12 पेयर होती हैं। टोटल रिब्स जो बताई जाती है वो बताई जाती है 12 पेयर, 12 जोड़ी बताई जाती हैं। और ये जो 12 पेयर रिब्स होती हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मैं आपको डायग्राम के साथ में दिखा देता हूँ। हमारी पसलियां पीछे से मेरुदंड से निकल कर आती हैं और आगे की ओर अपने पतली हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी, उस पर आकर जुड़ती हैं, उरोस्थी पर। अब इसमें से शुरू की जो 7 पेयर जो रिब्स है ना, 7 जोड़ी पसलियां, वो अपने स्टर्नम पर सीधे आकर जुड़ती हैं, शुरू की 7 जोड़ी पसलियां जो रहती हैं। और ये 7 जोड़ी पसलियां जो हैं ये कहलाती हैं सत्ते पसलियां, जो सीधे स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं। इनको बोला जाता है सत्ते पसलियां। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, ये तीनों पसलियां एक साथ जुड़कर 7वीं जोड़ी पसली पे जाती हैं, स्टर्नम पे नहीं जुड़ती। इनको बोला जाता है अर्धसत्य। और लास्ट की जो 2 पेयर्स होती हैं वो आगे से फ्री रहती हैं, इनको बोलते हैं प्लावी। तो बताओ सत्ते पसलियां तो कौन कौन सी हो गई, शुरू की 7 पेयर, शुरू की जो 7 पेयर हैं वो तो हैं सत्ते पसलियां। अगली जो 3 है वो है अर्धसत्य, सेमीट्रू, और लास्ट की जो 2 जोड़ी है वो है प्लावी। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि सत्ते पसलियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या आंसर दोगे भाई, 7 पेयर। शुरू की जो 7 जोड़ी हैं वो सत्ते पसलियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई, अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से कौन सा अमल बनता है जिससे थकान होती है। ध्यान देना, जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। उस थकान का कारण क्या है। देखो, श्वसन में अपन 2 शब्द सुनते हैं, एक तो श्वसन बोला जाता है वायवीय, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक श्वसन बोला जाता है अवायवीय, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, अगर हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीर के अंगों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रॉपरली अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में है, तो वायवीय श्वसन होता है। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन होता है, और बनती है CO2 और वाटर, ये लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो वायवीय श्वसन में CO2 और वाटर बनते हैं, ये वायवीय श्वसन की स्थिति। अगर हमारी शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऐसी स्थिति में शुरू हो जाता है अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे हमारे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं होता, और ऐसी स्थिति में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक अम्ल।
CO2 के साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल। ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमाव से थकान होती है। तो मांसपेशियों में कौन से अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से थकान महसूस होती है। तो इसका आंसर हो गया लैक्टिक अम्ल, इसकी वजह से थकान हुई। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है भाई, श्वास क्रिया में कौन सी गैस का आयतन परिवर्तित नहीं होता है। देखो अपनी जब श्वास क्रिया चलती है तो एक तो बोलते हैं निश्वसन, इनहालेशन, यानी वायु को फेफड़ों में लेना। एक बोलते हैं उच्च श्वसन, यानी वायु का फेफड़ों से निष्कासन, एक्जालेशन। निश्वसन है वायु का फेफड़ों में प्रवेश, उच्च श्वसन है, एक्जालेशन है वायु का फेफड़ों से निष्कासन। इसमें जो वायु जाती है फेफड़ों में 78% नाइट्रोजन, 21% जाती है ऑक्सीजन और 0.03% जाती है CO2। जब अपन वायु को वापस फेफड़ों से बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन सेम टू सेम 78%। तो बताओ क्वेश्चन आंसर अपने क्वेश्चन का यही हो गया है ना, श्वास क्रिया में कौन सी गैस का आयतन परिवर्तित नहीं होता। नाइट्रोजन जैसे अपने फेफड़ों में जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन जाती है 21%, बाहर आती है 16%। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जब वायु छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन नहीं आती। CO2 जाती है फेफड़ों में 0.03%, बाहर आती है 4%। तो ये स्थिति जो रहती है। और इसके साथ में वाटर वेपर, जलवाष्प, तो हमारे फेफड़े भी जल का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा से भी जल का उत्सर्जन हो रहा है पसीने के रूप में, हमारे यूरिन में जल का उत्सर्जन, इसके अलावा हमारे फेफड़ों से भी जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। तो यहाँ जो आंसर बना वो बनेगा भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है क्रेब्स चक्कर कोशिका में कहाँ संपन्न होता है। हमारी कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बनती है वो मेनली दो स्टेप बोले जाते हैं। एक स्टेप तो बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ऊर्जा जो अपने ATP बनती है। तो पहली स्टेप तो होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये होता है भी कोशिका द्रव में, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कोशिका में जाते हैं। कोशिका में जाने के बाद में, जैसे मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, ये हमारी कोई भी कोशिका, ये उसके चारों ओर कोशिका झिल्ली, और ब्लड यहाँ पर लेकर आया ऑक्सीजन, ब्लड यहाँ पर लाया ग्लूकोज कोशिका के अंदर। यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। कोशिका में आने के बाद में इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज से कोशिका में आने के बाद में ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल अणु में, जो कि 2 अणु बनते हैं ग्लूकोज के टूटने से। इस दौरान ऑक्सीजन यूज नहीं होती। अब हमारी कोशिका में एनर्जी प्रोडक्शन मेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये झिल्लीनुमा जो आंतरिक क्रिस्टी अपन बोलते हैं। ये पायरुविक एसिड जो बना अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और ऑक्सीजन यहाँ जाएगी। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, ये तो पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। और पायरुविक अम्ल अपने माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पायरुविक अम्ल बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, वहां से शुरू होता है क्रेब्स चक्र। तो बताओ क्रेब्स चक्र किस में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है भाई, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। अभी अपन बात कर रहे थे कि हमारे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा बनती है ATP। यहाँ A एडिनोसिन एमिनो अम्ल है, ए जो है उसका नाम है एडिनोसिन, और एडिनोसिन होता है एमिनो अम्ल। अगर आपने पढ़ा हो तो प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन के अणु एमिनो अम्ल से बने होते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन अणु बनाते हैं। तो एडिनोसिन एक एमिनो अम्ल है जिस पर 3 फॉस्फेट बॉन्ड बनती हैं, इसलिए बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे ऊर्जा जो संचित रहती है वो ATP के रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब भी अपने शरीर में ऊर्जा, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड बनती है ना, यही ऊर्जा का संचय है। जब ऊर्जा खर्च होगी तो फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगी। जैसे एक बॉन्ड टूटी तो ये ATP से रह गया ADP, D का मतलब डाई यानी 2।
तो 3 फॉस्फेट बॉन्ड से कितनी रह गई, 2 रह गई। ये ऊर्जा का खर्च है और ये ऊर्जा का संचय है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित है भी, एटीपी के रूप में संचित है। अगला जो पॉइंट है अपने पास में, एक चीज और इसमें कि जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है 7.4 किलो कैलोरी। एक एटीपी जब एडीपी अणु में कन्वर्ट होता है तो कितनी ऊर्जा, यानी एक फॉस्फेट बॉन्ड की ऊर्जा कितनी बनी अपने को, 7.4 किलो कैलोरी। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद में शरीर में ऊर्जा संचय एटीपी के रूप में, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन जो दे रखे हैं अपने को, ये लिखे हैं ज्वारीय आयतन, क्रियात्मक अवशेषीय आयतन, अवशेषीय आयतन और कुल फुफ्फुसीय आयतन। टीवी टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी, ये 4 दे रखे हैं। ये हमारी फेफड़ों में गैस जो है उनका आयतन है अलग अलग। ध्यान दो, सबसे पहले लिखा है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन से मतलब है जब अपनी सामान्य श्वास क्रिया चल रही है तो एक बार में कितने फेफड़ों में वायु प्रवेशित हुई, निश्वसन, और यह एक बार में कितनी निष्कासित हुई, उच्च श्वसन। इसका वैल्यू होती है 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम का मान कितना हो गया, 500 ml। तो ऑप्शन ए का आंसर बनेगा 3। अब यहाँ तो इसी से बन गया भाई काम तुम्हारा, क्योंकि ऑप्शन ए का एक ही दे रखा है, इसमें तो 3। चलो, ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना, तो थोड़ा ध्यान देना अपने को। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रियात्मक अवशेषीय आयतन। उससे पहले मैं बता रहा हूँ अवशेषीय आयतन। बताओ, ज्वारीय आयतन मैंने क्या बताया, सामान्य श्वास क्रिया में एक बार में कितनी वायु फेफड़ों में जा रही है या बाहर आ रही है। अवशेषीय आयतन का मतलब है कि हमारे फेफड़ों से बलपूर्वक जितनी वायु अपन बाहर निकाल सकें, उसके बावजूद भी हमारी वायु कूपिकाओं में वायु रह जाती है, और वो वायु मानी जाती है अवशेषीय। इसकी वैल्यू होती है 1200 ml। तो ऑप्शन 3 अवशेषीय आयतन 3 का जो होगा ऑप्शन ए का आएगा इसमें भाई। ये लो, ये मिल गया। अब दूसरा जो मैंने पूछा क्रियात्मक अवशेषीय आयतन। अवशेषीय आयतन तो ये है, मैंने बोला था बलपूर्वक निकाल देंगे उसके बावजूद जो बच गई। अब बलपूर्वक जो निकाल पाते हैं अपन वो है 1100 ml, और 1100 और अवशेषी जो बच गई 1200, इन दोनों को मिलाकर ये क्रियात्मक अवशेषीय आयतन बोला जाता है, जो कि हो गया 2300 ml। तो दूसरे का आंसर हो गया 4। लास्ट पूछा हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी, कि फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है। फेफड़ों की कुल क्षमता का मतलब फेफड़ों में वायु धारण की अधिकतम मात्रा। अब इसमें देखो क्या क्या जुड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम जो सामान्य रूप से चल रही है 500 ml ज्वारीय आयतन। उसके बाद में एक बोला जाता है IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निश्वसन पूरक आयतन, यानी सामान्य मात्रा में तो हम इतना ले पा रहे हैं, इसके अलावा बलपूर्वक कितना फेफड़ों में ले सकते हैं, वो है 3000 ml तक। उसके बाद में एक आता है ERV एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था 1100 ml। और एक बताया फिर अपन ने अवशेषीय आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम, वो बताया अपन ने 1200 ml। ये टोटल मिलकर अपने फेफड़ों की क्षमता हो गई, जिसका मान हो गया 5800 ml वायु। ये अपना टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आंसर ये बन गया। तो ये सारे मान अलग अलग पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः होता है। देखो, CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलित रूप में भी होता है। CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्लाज्मा में जो बताते हैं, जो RBC से बनने के बाद में आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन भी CO2 का परिवहन करता है। ध्यान रखना, हमने केवल यही पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन भी करता है, लेकिन मेनली वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, 3% प्लाज्मा के द्वारा। CO2 का मेनली प्लाज्मा में बोरा है, वो भी किसके रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। घुलित रूप में रहता है 7%, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहता है 70%, और 23% जाती है हीमोग्लोबिन के भी द्वारा CO2 जाती है। ये स्थिति रहती है। तो मेनली पूछा है तो अपन भाई इसमें भी, इस रूप में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। इसने पूछा है मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है, तो मुख्यतः किस रूप में हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हो रहा है। इसके बाद में जो अपन ने CO2 का परिवहन देखा, तो इससे अपन ये भी समझ गए कि भी हीमोग्लोबिन O2 नहीं CO2 का भी परिवहन कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, एडम एप्पल का दूसरा नाम क्या है। एडम एप्पल का दूसरा नाम क्या है। ध्यान दो, हमारे जो श्वास नली होती है, इसके शीर्ष पर होता है कंठ, लिरिंग्स, जिसको अपन बोलते हैं ध्वनि उत्पादक यंत्र।
वो बना होता है कार्टिलेज उपास्थि। उपास्थि क्या होते हैं? अपने प्रत्यास्थ अंग हैं, जैसे अपने ये कर्ण पल्लव हैं, ये न हड्डी है न मांसपेशी है, ये उपास्थि है जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता। ये नाक का अग्रशिरा, ये भी कार्टिलेज है, उपास्थि है। ऐसे अपने श्वास नली के शीर्ष पर जो कंठ होता है, लिरिंग्स, वो भी 9 उपास्थि का बना होता है टोटल। उसमें से एक होती है थायराइड ग्रंथि के पास में थायराइड उपास्थि। हमारी श्वास नली के सामने की ओर अपन थायराइड ग्रंथि पढ़ते हैं, हार्मोन बनाने वाली, उसके साथ में पाई जाती है थायराइड उपास्थि, उसके सामने की तरफ। और ये जो थायराइड उपास्थि है ना, इसका उभरा हुआ भाग है, थायराइड उपास्थि का उभरा हुआ भाग जो होता है, जो सामने की ओर अपने नर में बनता है, टेंटुआ। टेंटुआ जो हमारे नर का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षण भी बोला जाता है। ये टेंटुआ केवल थायराइड उपास्थि का उभार बनता है नर के अंदर, महिला में नहीं। ठीक है, ये भी हमारी एक पहचान है नर के लैंगिक लक्षणों की। तो एडम एप्पल थायराइड उपास्थि का ही नाम है और इसी को बोला जाता है टेंटुआ। उसके बाद में तो यहां आंसर थायराइड उपास्थि हो गया भाई। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है व्यावसायिक फुफ्फुस रोग हैं। व्यावसायिक फुफ्फुस रोग हैं, ध्यान दो, व्यावसायिक शब्द से आ गया। व्यावसायिक शब्द से मतलब क्या हो गया? यानी फुफ्फुस तो हो गया अपने फेफड़े, ये तो लंग्स बोलते हैं, अपने फेफड़े बोलते हैं अपन। व्यावसायिक का मतलब काम करते हुए, व्यवसाय करते हुए, काम करते हुए। देखो, जो खान में जो श्रमिक काम करते हैं, खान जो अपन खनन करते हैं, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं ना, उन श्रमिकों में वायु के साथ में जो कण जा रहे हैं, उसमें एक तो जाता है सिलिका कण, सिलिका कणों का जाना, एक जाता है एस्बेस्टोस कण, एस्बेस्टोस कण। तो सिलिका कण और एस्बेस्टोस कण खान में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके फेफड़ों में जाते हैं, और उनके फेफड़ों में इन कणों के जमाव से फेफड़े बिल्कुल संकुचित हो जाती हैं, वायु कुपिकाएं खत्म हो जाती है एक तरह से। तो एक तो नाम आया गया सिलिकोसिस, सिलिका कणों का जमाव, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस कणों का जमाव। अस्थमा एलर्जिटिक रोग बोला जाता है, जो कि न्यून प्रतिरक्षा रोग बोला जाता है। तो कवक जनित बोलते हैं इसको। तो व्यावसायिक फुफ्फुस रोग का मतलब हुआ फेफड़ों में, यानी खान में काम करते हुए श्रमिकों में जो हो रहे हैं वो रोग ही आ रहे हैं दोनों, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। एक इसी में शामिल कर सकते हैं ब्लैक लंग्स। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों के लंग्स में कार्बन कणों का जमाव होता है, वो ब्लैक लंग्स बन जाता है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनका रंग गहरा लाल गुलाबी होता है, और जैसे जैसे कार्बन कण कम जमते जाते हैं उनका रंग बिल्कुल परिवर्तित होकर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ जो आंसर बन गया सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये व्यावसायिक फुफ्फुस रोग बोले जाते हैं। उसके बाद में देखो, अगला जो अपने पास में क्वेश्चन है वो है प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माणकर्ता कौन है? एंटीबायोटिक बोला किसको जाता है? ये पॉइंट मैंने पहले पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक दो शब्द आते हैं। एंटीसेप्टिक है इन्फेक्शन रोकना, हमारे बॉडी ऑर्गन में बैक्टीरिया वायरस की वृद्धि को पहुंचने से रोकना। और अगर बॉडी ऑर्गन में बैक्टीरिया वायरस पहुंच गए, वो अपना ग्रोथ कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनको खत्म करने के लिए जो हम दवाई लेते हैं वो एंटीबायोटिक बोली जाती है, मेडिसिन जो लेते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम दिया था पेनिसिलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या है। फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला जाता है कि प्रथम एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो बनाई किससे गई? वो बनाई गई थी कवक से। ठीक है, और कवक की प्रजाति थी पेनिसिलियम नोटेटम। कवक की प्रजाति का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक, और इसी आधार पर इसको नाम दिया गया था पेनिसिलिन। तो तीनों तरह से क्वेश्चन आता है। एंटीबायोटिक प्रथम का निर्माण करता, प्रथम एंटीबायोटिक जो बनाई गई उसका नाम, और प्रथम एंटीबायोटिक बनाई किससे गई। प्रथम एंटीबायोटिक निर्माण करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है उसका? पेनिसिलिन। बनाई किससे? कवक से। उस कवक की प्रजाति पेनिसिलियम नोटेटम, इसलिए इसको पेनिसिलिन नाम दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई, श्वास दर का मापन किससे किया जाता है?
ध्यान दो, इधर आपके पास में 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो वैसे भी आंसर बन गया, क्योंकि देखो स्टेथोस्कोप सब जानते हैं, डॉक्टर के गले में क्या सुनता है भाई, हृदय धड़कन को सुना जाता है, लब डब हृदय धड़कन को सुनना, स्टेथोस्कोप। और इस स्टेथोस्कोप से जो अपन हृदय धड़कन सुनते हैं, HBR सुनी जाती है इससे, स्टेथोस्कोप से। इस स्टेथोस्कोप का आविष्कारक था रेने लेनेक, यही बता देता हूं मैं आपको, ये फिजिशियन था जिन्होंने स्टेथोस्कोप बनाया था, रेने लेनेक। उसके बाद में देखो ये ऑप्शन भी आप सब जानते हो, स्पिग्मोमैनोमीटर, इससे मापा जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर, और इसको बनाया था सैमुअल शेफर्ड ने। स्पिग्मोमैनोमीटर को किसने बनाया था अभी, सैमुअल शेफर्ड ने। और तीसरा ऑप्शन क्या बचा, स्पायरोमीटर, ये तो है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब इसका आंसर तो ये बनेगा भाई, श्वास दर का मापन किससे करते हैं, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से श्वास दर मापी जाती है और इसका आविष्कारक था जॉन हडसन। तो बताओ, स्पायरोमीटर श्वास दर का मापन जॉन हडसन ने बनाया, स्टेथोस्कोप हृदय धड़कन सुनी जाती है, रेने लेनेक ने बनाया, स्पिग्मोमैनोमीटर बीपी मापा जाता है, सैमुअल शेफर्ड ने बनाया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है भाई, रक्त में निम्न ऑक्सीजन तनाव क्या उत्पन्न करता है। यानी अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये सामान्य लक्षण क्या नजर आएगा आपको, खांसी आएगी, हिचकी आएगी, छींक आएगी या उबासी आएगी। अब कई स्टूडेंट तो बोल रहे हैं सर हिचकी और छींक तो कोई याद करता है तब आती है, हाँ कोई याद नहीं करता। हिचकी हमारे कब आती है, ध्यान दो अभी समय। खांसी तो है, खांसी जो बोलते हैं अपन कफिंग, वो है बलपूर्वक किया गया उच्च श्वसन, बलपूर्वक किया गया उच्च श्वसन, एक्जालेशन, यानी फेफड़ों से बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना। और ये है नमी का निष्कासन। जब हमारे श्वास नली श्वसनी में नमी जमा हो जाती है, फेफड़ों में नमी जमा हो जाती है, उसको निकालने के लिए जो खांसी आती है अपने पास में, बलपूर्वक किया गया उच्च श्वसन, और ये भी छींक भी बलपूर्वक किया गया उच्च श्वसन। और ये दोनों स्थिति, जो छींक है वो तो है नमी को बाहर निकालना, छींक जो है वो तो है नमी को बाहर निकालना। और हमारे श्वसन तंत्र में श्वास नली श्वसनी, इनके अंदर अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह की वजह से श्लेष्मा का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस श्लेष्मा को बाहर निकालना, वो है खांसी। हिचकी डायफ्राम की पेशियों में ऐंठन, डायफ्राम पेशियों में ऐंठन जो होती है, जैसे कई बार अपन तीखा खाते हैं तो डायफ्राम पेशी की जो होती है ना, उसमें मूवमेंट तेजी से होना, ऐंठन होगी, तो ऐसी स्थिति में तेजी से डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, तो अपने वायु तेजी से कप निकलकर अपनी जो घर्षणी है वो अपने घाटी ढक्कन पे टकराती है, तो उससे हिकअप की आवाज आती है। और उबासी जो इसका आंसर बन गया, ऑक्सीजन की कमी, वो है भाई उबासी। तो लगातार हम ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में रहते हैं तो उबासी आना स्वाभाविक है, लाजमी है, ये स्थिति रहती है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है भाई, एक हीमोग्लोबिन अणु लेकर जाता है, अभी अपन ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन मेनली किसका परिवहन कर रहा है, अभी O2 का परिवहन कर रहा है। हीमोग्लोबिन का एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु का संयोजन होता है, इसको फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। अगर पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणु लेकर जाता है, आंसर दोगे आप 4 अणु O2 का परिवहन। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है, ये सीधा सीधा याद रखना इसको। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, देखो ये जो मैंने बताया हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणु लेकर जाता है, 4 अणु। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 100 ml रुधिर में, 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन का परिवहन होता है आयतन के अनुसार।
तब आप आंसर दोगे 19.80 ml O2। 19.80 ml O2 का परिवहन करता है 100 ml रुधिर, और हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का अणु का परिवहन कर रहा है? भी 4 अणु O2 का परिवहन करता है। ये स्थिति रहती है उसके अंदर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है, निम्न से कौन सा ट्रेकिया को पिचकने से रोकता है? ट्रेकिया अपने बोलते हैं श्वास नली, गर्दन में जो स्थित श्वास नली है ट्रेकिया, श्वास नली, क्योंकि वायु जा रही है ना, और वायु ये पाइप ही तो है, वायु इसमें से जाएगी तो बताओ दाब कम ज्यादा होता है, उसके अनुसार इसकी सतह आपस में चिपक सकती है। तो इसको पिचकने से या चिपकने से रोकना ये काम कौन करता है? तो हमारी श्वास नली के अंदर, हमारी जो ये ट्रेकिया है श्वास नली गर्दन की लंबाई में, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। श्वास नली की गर्दन की लंबाई में जो है श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इस श्वास नली के अंदर इसको पिचकने से रोकने के लिए पाए जाते हैं अपूर्ण वलय, सी आकार में ये पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 16 से 20। तो हमारी श्वास नली में ये उपास्थिल वलय होते हैं, मैंने अभी बताया था उपास्थिल वलय होते हैं, जिनकी संख्या होती है 16 से 20। ट्रेकिया की लंबाई कितनी है? अभी श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसमें जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 16 से 20, जो कि सी आकार में होते हैं। और ये जो उपास्थि होती है वो हाइलिन काचाब उपास्थि होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्वास नली में जो छल्ले होते हैं वो कौन सी उपास्थि से बने होते हैं? काचाब उपास्थि, जो कि नीले पारदर्शी रंग की होती है, और हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि यही है, हाइलिन उपास्थि। तो ये पिचकने से रोकने का काम ये हो गया भी, श्वास नली को पिचकने से रोकना, उपास्थिल वलय जो पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 16 से 20, और ये उपास्थि कौन सी है? भी हाइलिन उपास्थि है। तीनों तरह से क्वेश्चन हो गया अपने पास में। अगला जो अपने पास में क्वेश्चन है इसके बाद में वो है, फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है? हमारे सभी बॉडी ऑर्गन पे आवरण झिल्लियां पाई जाती हैं। यहां पर देखो पहला लिखा हुआ है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को हिंदी में बोला जाता है हृदय आवरण, हृदय आवरण। तो बताओ ये तो किसका आवरण हो गया? हृदय का। अब ऐसा लिख कर दे देगा तो तुम आप ही आंसर दे दोगे, इसलिए तो उसने नाम ऐसे लिख दिया ना। दूसरा पेरिकार्डियम, ये जो पेरिकार्डियम लिखा है ये है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम कहलाता है वृक्क आवरण, वृक्क आवरण जो अपने किडनी के चारों ओर पाया जाता है। अच्छा सॉरी, पेरिटोनियम तो दे दिया। पेरिटोनियम ये कहलाता है वृक्क आवरण। और पेरिकॉन्ड्रियम ये भाई इससे लिखकर दे दिया इसमें। चलो, पेरिकार्डियम तो बताया अपने हृदय के चारों हृदय आवरण, पेरिटोनियम हो गया किडनी के चारों वृक्क आवरण, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें। यहां एक जो जैसे मैं लिख लेता हूं मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस बोला जाता है मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आवरण, यानी हमारे मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्लियां होती हैं, और प्लूरल झिल्ली पाई जाती है, इसको बोला जाता है फुफ्फुस आवरण, और फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़ों को। तो फुफ्फुस आवरण जो होता है ना वो प्लूरल झिल्ली बोली जाती है। तो यहाँ फेफड़ों के चारों ओर आवरण कौन सा हो गया भाई? प्लूरल झिल्ली, जो कि दोहरी परत होती है। ये जो फुफ्फुस आवरण है, प्लूरल झिल्ली दोहरी परत है, इनके बीच में प्लूरल तरल भरा होता है जो फेफड़ों को सॉफ्ट बना के रखता है। तो सीरस मेम्ब्रेन है ये, जो अपने फेफड़ों को, जैसे फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल, हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम, ये सब इनको नम बना के रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, कौन सी गैसें लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक स्थायी संयोजन बनाती है? हमारी जो आरबीसी होती है उनमें कौन सी गैस ज्यादा स्थायी संयोजन बनाएगी? अब हमारे को हीमोग्लोबिन या आरबीसी याद आती है, आ जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन याद आते ही अपने को आ जाता है ऑक्सीजन याद, कि हीमोग्लोबिन कौन सी गैस का परिवहन कर रहा है? ऑक्सीजन का। तो हम यही आंसर दे आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कौन सा अधिक स्थायी संयोजन बनाती है? ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन मेनली अपनी बॉडी में CO2 का परिवहन कर रहा है जंतुओं की कोशिकाओं में, लेकिन हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस अगर पूछी जाती है,
हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस अगर पूछी जाती है तो आंसर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2 आता है CO2, नंबर 3 आता है ओजोन, फिर नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो सर्वाधिक स्थायी संयोजन मेन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा बी। ये सर्वाधिक स्थायी संयोजन बनाती है। आप ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तेजी से जुड़ती है ये हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग करने के चक्कर में। तो अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु। बंद कमरे में अंगीठी मतलब कोयला जलाया तो कार्बन का अपूर्ण दहन हुआ, बंद कमरे का मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऐसी स्थिति में कार्बन पूरी तरह नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फेफड़ों में जाएगी तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से न जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्डिंग करेगा। तो ये आंसर बनेगा इसका कि ज्यादा संयोजन किससे हो रहा है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, मानव की त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य नहीं कर सकती। जैसे अपन अन्य मेंढक की जैसे बात करें, मेंढक जो है ना, मेंढक जल के अंदर त्वचा से ही श्वसन करता है। ऐसे अपन गिल्स देखते हैं मछलियों के अंदर। हमारी त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य क्यों नहीं कर सकती, या अन्य मैमल्स की बात करें। अब देखो यहाँ पर पहली चीज क्या है, ड्राई है, दूसरा वेस्कुलर नहीं है, और तीसरा ये O2 और CO2 के लिए पारगम्य नहीं होती। तीनों के तीनों इसके आंसर हो गए। हमारी देखो जो त्वचा है ना वो जल के प्रति भी है पारगम्य है, और तो अगर जल भी चला जाए त्वचा के अंदर तो उसमें ऑक्सीजन ले, लेकिन वो उसके लिए अपारगम्य है। क्रिएटिन प्रोटीन होता है त्वचा में क्रिएटिन प्रोटीन है, उसी का रूपांतरण है बाल और नाखून, खुर, सींग सब जो रहते हैं। तो ये जो मौजूद है अपने त्वचा में, क्रिएटिन की जो रेशे मौजूद है प्रोटीन के, वो सारे गुण प्रदान कर रहे हैं। तो अपनी जो स्किन है वो ड्राई है, वेस्कुलर नहीं है, और साथ में O2 CO2 के लिए पारगम्य नहीं है। इस वजह से हम हमारी त्वचा से श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्लूरल द्रव के एक्तरण या सूजन को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया था हमारे फेफड़ों की चारों ओर दोहरी परत होती है प्लूरल झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों के चारों ओर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। और ये है डबल लेयर, दोहरी परत है, ये डबल लेयर है, और इन दोनों परतों के बीच में भरा होता है प्लूरल तरल। प्लूरल तरल भरा होता है जो फेफड़ों को सॉफ्ट बनाए रखता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है, ये काम इसका है। इस प्लूरल तरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन से ही प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाती है। प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ेगी तो दबाव किस पर पड़ेगा, झिल्लियों पर, उसमें सूजन आ जाती है, जिसको नाम दिया जाता है प्लूरेसी। तो प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ने से प्लूरल झिल्लियों में जो सूजन आ जाती है उसको प्लूरेसी बोला जाता है, जो कि निमोनिया में खास तौर से बनता है, तो प्लूरेसी उसके लिए बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखो एम्फाइसेमा लिखा हुआ है ना, पहला एम्फाइसेमा हिंदी में बोलते हैं वातस्फीति। ये है फेफड़ों की सूजन, फेफड़े फूल जाना। और ये कब होता है, अगर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक लगातार धूम्रपान करता ही रहता है, वो स्थिति आती है। अस्थमा जो मैंने बताया था एलर्जेटिक रोग है, कवक जनित और न्यून प्रतिरक्षा की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस बोला जाता है श्वसनी शोथ, ये भी है धूम्रपान और वायु प्रदूषण के कारण हमारी श्वसनियों में सूजन होना, श्वसनी शोथ जो बोली जाती है ब्रोंकाइटिस। श्वास नली के बाद में दो भाग बनते हैं श्वसनी, दोनों फेफड़ों की ओर जाती हैं, उनमें सूजन, वो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वहाँ पर तो ये कॉमन रोग हो गया है बच्चों के अंदर ब्रोंकाइटिस। तो ये जो प्लूरल दर्द बताया अपन ने, ये रोग हो रहा है प्लूरेसी। एम्फाइसेमा क्या बताया, धूम्रपान से फेफड़े फूल जाना। अस्थमा एलर्जेटिक रोग बताया अपन ने, और ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ जो कि वायु प्रदूषण की वजह से हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है भाई ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ संपन्न होता है। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे हमारी कोशिका में ग्लूकोज पहुंचता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कोशिका में पहुंचते हैं, कोशिका की चारों ओर कोशिका झिल्ली, ये भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। ग्लूकोज यहाँ आते ही, जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पहुंचेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसी को नाम ग्लाइकोलाइसिस दिया जाता है। लाइसिस शब्द का मतलब हो गया टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
मेन एटीपी प्रोडक्शन, और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये होता है अपने कोशिका द्रव्य में। तो इसका आंसर ये बनेगा कोशिका द्रव्य, इसमें संपन्न होता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होता है। देखो श्वसन गुणांक जो होता है ना RQ, रेस्पिरेटरी कंटेंट बोला जाता है RQ, श्वसन गुणांक से डिसाइड होता है किसी खाद्य पदार्थ से ऊर्जा जो मिलती है वो कितनी आसानी से मिल पाए। ये है जब किसी भी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें निष्कासित CO2 अणु की संख्या या आयतन और बट्टे में ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त O2 का आयतन या ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, O2 अणु की संख्या। अब देखो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब अपन सूत्र लिखते हैं C6H12O6, O2 अणु की संख्या, तो यानी RQ में हो गया रेशियो किस किस का भाई, कि जब अपने ऊर्जा बन रही है तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा तो बनती है ATP, साथ में बनती है CO2 और जल, ग्लूकोज का जब अपन वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ते हैं तो। अब इसमें जब बैलेंस करते हैं तो 6 O2 अणु और 6 CO2 अणु, तो बताओ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में CO2 अणु और 6 ऑक्सीजन अणु बराबर आ रहे हैं ना, तो कितना मान हो गया 1.0। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है भी 1 है, 1.0 है। ध्यान देना जितना श्वसन गुणांक ज़्यादा होगा यानी उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन कम खर्च हो रही है। बताओ ये रेशियो ज़्यादा आएगा मतलब ऑक्सीजन कम खर्च हो रही है। और अब यहाँ पर अगर वसा होता है ना, वसा प्रोटीन, उसमें ये चलते हैं 0.7 0.9, क्योंकि वहाँ पर O2 ज़्यादा खर्च होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, CO2 की मात्रा अणुओं की संख्या कम जो आ रही है वो कम है। तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन अपने को कम यूज करनी पड़ रही है हम उसी से तो पहले ऊर्जा लेंगे। तो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा पहले बनती है कार्बोहाइड्रेट से, फिर बनती है वसा से और फिर बनती है प्रोटीन से, वसा और फिर प्रोटीन से। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है भी 1 है। ये अनुपात हो गया और CO2 कितने निकल रहे हैं और O2 अणु कितने प्रयुक्त हो रहे हैं, उसका रेशियो होता है ये। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में वो है कौन से जंतु में ल्यूमिनीफेरिन वर्णक श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा को प्रकाश के रूप में बदलता है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। ल्यूमिफेरिन वर्णक पाया जाता है जुगनू, जानते हो जुगनू, जुगनू में पाया जाता है ल्यूमिफेरिन वर्णक, और ये वर्णक के श्वसन में जो ऊर्जा बनती है ना उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या बनेगा जुगनू। तो जुगनू का जो चमकना होता है ना वो उसकी वजह है उसमें उपस्थित ल्यूमिनीफेरिन जो वर्णक है, ल्यूमिनफेरिन वर्णक, उसकी वजह से वो श्वसन में ऊर्जा जो बनती है उसको प्रकाश में बदल पाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है शरीर में विऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने पर त्वचा नीले रंग की हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो यानी हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन की कमी है, वो विऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन किसको बोलेंगे, जिसमें O2 हीमोग्लोबिन पे पर्याप्त मात्रा में जुड़ी हुई है। अब देखो मैंने ब्रोंकाइटिस आपको बताया अभी, श्वसनियों में सूजन वायु प्रदूषण के कारण, एम्फाइसेमा धूम्रपान वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों का फूल जाना, प्लूरेसिया भी अपन ने बताया था, प्लूरल तरल बढ़ जाता है तो फेफड़ों की आवरण जो झिल्लियां हैं वो सूज जाती है। बचा कौन भाई, साइनोप्सिस। तो यहाँ आंसर जो अपने पास में आ रहा है वो साइनोप्सिस है, जहाँ त्वचा नीले रंग की हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार, जैसे आप पर उसमें सामान्य लक्षण देखते हो कि उसकी त्वचा नीले रंग की होती है तो उसे तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए, क्योंकि अचानक कभी भी उसके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है, ऑक्सीजन लगातार कमी हो रही है तो एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा कोशिकाओं में, लगातार एनर्जी डाउन होगा, वो बेहोशी चक्कर आकर गाकर जो कहते हैं कि सडन अटैक जो बोला, शॉक जो बोलते हैं। तो शरीर में हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन की कमी से हमारी त्वचा नीले रंग की हो जाती है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है साइनोप्सिस, ये बोला जाता है। तो हमने श्वसन तंत्र से संबंधित 25 क्वेश्चन सोल्व किए। ऐसे अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
आप जो आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके लिए बताएं। और दूसरा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7737148996। इस नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप वैसे प्रॉपर डिस्कस करना चाह रहे हो तो इस नंबर पे कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला जो अपन टॉपिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो टॉपिक होगा ब्लड सिस्टम से, ब्लड के बारे में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।